हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। यूजर डिफाइंड फंक्शन में गाइस, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि लोकल और ग्लोबल इन दोनों वेरिएबल की प्रायोरिटी, कि लोकल और ग्लोबल इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी हाई होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। उससे ही आगे लास्ट प्रीवियस वीडियो से आगे हम आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें गाइस हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले फंक्शंस के बारे में, कि अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने हैं तो मल्टीपल फंक्शंस किस तरीके से आप बना सकते हो, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आप किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। देखने से पहले आप सभी जानते हैं, हम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो प्रोग्राम आपके सामने है, तो आई होप इतना प्रोग्राम तो आपको बनाना आता है। इतना प्रोग्राम जितना आपको बताया है इतना बनाना तो आपको आता है और आपको समझ में भी आ रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि आपने प्रीवियस 4 वीडियोस देख ली है तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी सी डी 4 वेरिएबल ले लिए ग्लोबली। ठीक है, और ये हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया, छोटा सा 2 लाइन का, और एक ऐड फंक्शन है जो कि हमारे इस फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ओके, अब आप सभी जानते हैं जो पाइथन कंपाइलर है कहाँ जंप करता है, वो आपको जंप करता है आपके मेन प्रोग्राम पर। ठीक है, तो मेन प्रोग्राम यानी जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर पहली लाइन जो लिखी है, चाहे वो लाइन कहीं भी लिखी हो, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर लिखी हो या हो सकता है यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर लिखी हो। यहाँ पे बाद में तो लिखी नहीं है, सबसे ऊपर ही लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने मेन लाइंस को पढ़ना शुरू करेगा। और कहाँ से पढ़ेगा उसको, टॉप टू बॉटम। ओके, तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे गया तो ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया, इसमें 10 स्टोर कर दिया। बी नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया जिसमें 20 स्टोर कर दिया। फिर सी नाम का मेमोरी लोकेशन जिसमें 5, और एक फिर लास्ट में एक डी नाम का मेमोरी लोकेशन जिसमें 7। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसने 4 मेमोरी लोकेशन बनाए, चारों में अलग अलग वैल्यू स्टोर कर दी। अब उसके बाद कंपाइलर कहाँ आएगा, आप सभी जानते हो कि उसके बाद ये यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका कंपाइलर नहीं आएगा क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कंपाइलर यहाँ पे तभी आता है जब इसको कॉल किया जाता है। तो इतने 2 पॉइंट तो इसने स्किप करे। स्किप करने के बाद वो कहाँ पहुंचा, यहाँ पर गाइस उसको मिल गया कि ऐड फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो जब उसे पता चल गया कि ऐड फंक्शन को कॉल करना है तो वो कहाँ पर आया, ऐड फंक्शन पर जंप कर गया। अब यहाँ पे गाइस लिखा हुआ मैंने प्रिंट सी की क्या वैल्यू प्रिंट कराएगा बताइए। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये सब दूर काम करते हैं, ये आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी काम करते हैं। तो हम बोल रहे तुम सी की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो क्या प्रिंट करा देगा, देखिए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 दे रखी है, वो 5 प्रिंट करा देगा। यहाँ पे देख लेते करा रहा है, यानी कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया। ओके, सी के 5 वैल्यूज ने क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी, यही होगा। बट गाइस हम यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ पे नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाते हैं और यहाँ पे देते हैं 15, और एक बी नाम का मेमोरी लोकेशन बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू सपोज दे देते हैं 10। और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं C इक्वल A प्लस B। अभी गाइस आपने देखा था C की वैल्यू 5 प्रिंट हुई थी क्योंकि ग्लोबली हमने C की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक है, 5 प्रिंट हुई थी। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे A और B की 2 नई वैल्यू इंसर्ट कराई है, फिर मैंने बोला A और B को तुम जोड़ दो, यानी तुम 15 और 10 को जोड़ दो, और फिर मैंने कहा उसको तुम C में स्टोर कर दो। तो C के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 25। अब बात ये आती है, मैंने से बोला C की वैल्यू तुम प्रिंट करा दो। तब यहाँ पे हमारे पूरे प्रोग्राम में C की 2 वैल्यू है। एक वैल्यू तो जो मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दी 5, ठीक है, यानी 5, और एक जो मेरे यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर वर्क कर रही है, यानी C की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 25। तब बात ये आती है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 25 या 5। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, अच्छे से समझा है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 25। कंट्रोल एस की सहायता से अपने प्रोग्राम को सेव किया है। मुझे सेव एस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है। यदि आपका प्रोग्राम सेव नहीं है तो सेव एस कीजिएगा। ठीक है, सेव एस करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से ना। अब
ओके, अब मैं F5 की सहायता से अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो देखिए अब मुझे आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्लोबल और लोकल, जब दोनों की बात आ जाती है तो अगर बात ये आती है कि भाई हमारे पास यहाँ पे मेमोरी लोकेशन के डाटा को प्रिंट करवाना है, तो किसको करवाएं, लोकल यानी 2500 स्टोर हुआ उसको, या फिर ग्लोबल। तो मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी ग्लोबल वेरिएबल से अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ गया 25। बट अगर मैं सी के वैल्यू सपोज यहाँ प्रिंट करवाती हूँ, मैं कहती हूँ प्रिंट, और यहाँ पे करवाती हूँ मैं सी की वैल्यू, यहाँ क्या प्रिंट होगी, अब कौन सी प्रिंट होगी वैल्यू, तो देखिए अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, एक तो आपने देख लिया सी की वैल्यू यहाँ पे 25 प्रिंट हो रही है, यानी सी के अंदर 25 स्टोर है। फिर उसके बाद आप सभी जानते हो कि फंक्शन जो है वो कॉल होके यहाँ से गया था, यहाँ पे आने के बाद उसने काम किया, 25 प्रिंट करवाया। अब आपका पाइथन कंपाइलर कहाँ जाता है, मैंने पहले ही बताया था पाइथन कंपाइलर हमेशा यहाँ से आया होता है, इस ऐड फंक्शन से गया था, तो यहाँ से भी वो आया था, वहाँ से आने के बाद अपना पूरा काम करने के बाद यानी कॉलिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आया था, उसकी नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा, तब वो यहाँ पे आके सी की वैल्यू क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। अब सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, क्या 25 प्रिंट होगी या फिर 5 प्रिंट होगी। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग, ताकि हमें अलग से समझ में आ जाए। आउटसाइड यूजर डिफाइन एरिया, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, डिफाइन एरिया, ठीक है। और हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, इनसाइड यूजर डिफाइन एरिया। अब इनसाइड यूजर डिफाइन एरिया में तो आपने देख लिया 25 आंसर आ रहा है। अब मैं यूजर डिफाइन फंक्शन के बाहर जाती हूँ, तो अब मेरी सी की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी बताइए। देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, तो देखिए इनसाइड यूजर एरिया में तो 25 प्रिंट हो रही है यानी 25, और आउटसाइड के यूजर एरिया में कौन सी प्रिंट हो रही है, 5। यहाँ 25 क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर अगर लोकल वेरिएबल मौजूद है तो ग्लोबल वेरिएबल की महत्वता यहाँ पे खत्म हो जाती है और लोकल वेरिएबल को मान्यता मिल जाती है और लोकल वेरिएबल प्रिंट हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाने के बाद यानी यहीं से हमारे यूजर डिफाइन फंक्शन का जो एरिया वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब आप वापिस आ गए अपने ग्लोबल लेवल पर आ गए, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू है वो किसके काम करेगी, ग्लोबल वेरिएबल की, यानी लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के अंदर ही, उतने एरिया के अंदर ही काम करेगा, यानी वो फंक्शन का जो एरिया है जितना मीटर इंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है वहीं तक काम करेगा, वहीं तक इसका स्कोप है, उसके आगे फिर इसका स्कोप नहीं है। ओके फाइन फ्रेंड्स, ना अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना के देखा था ऐड, जिसमें हमने अभी दो नंबर जोड़े 15 और 10, यानी हमने ए और बी की दो डेटा को जोड़ा है। अब सपोज मुझे एक और फंक्शन बनाना है जिसमें मुझे ये जो 5 और 7 है ना, इन दो नंबर को जोड़ना है, यानी मुझे दो अलग अलग फंक्शन चाहिए और उन दोनों मुझे दोनों अलग अलग वैल्यूज को जोड़ना है। तो क्या करें, बिल्कुल सिंपल सा काम हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक काम करते हैं ना, अब यहाँ से पहले तो मैं ये डेटा हटा देती हूँ क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में बताया था मैंने आपको df लिखना होता है, ऐड नाम का, सेम नाम से नहीं बनाते, इसको add2 कर देते क्योंकि सेकंड एडिशन फंक्शन हम बना रहे हैं, तो add2 नाम देते हैं, ठीक है। और फिर आप जानते हो फंक्शन लिखने के बाद कॉमा इस तरीके से डबल कॉलन देन एंटर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मुझे सी और डी की वैल्यू जोड़ने के लिए एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बोला c प्लस डी, और इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है ई नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर लिया इसको मैंने, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट, और मैं इसके ब्रैकेट्स के अंदर जाके बोला ई, ठीक है। अब ये आपका फंक्शन कैसे काम करेगा, यहाँ एक जगह तो आंसर आ जाएगा आपका 25, और दूसरी जगह यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका 5 + 7 मीन्स 12। क्या मुझे 12 आंसर यहाँ पे मिल सकता है अभी,
देख लेते हैं। मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मुझे सी की वैल्यू प्रिंट मिलनी चाहिए, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई थी 25, और साथ ही साथ में ई की वैल्यू भी मिलनी चाहिए। क्या ई की वैल्यू मुझे मिल रही है? देख लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया, नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनसाइड यूजर डिफाइन एरिया 25 यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू मिल रही है सी की, मुझे ई की वैल्यू नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, क्या करें कि ई की वैल्यू प्राप्त हो? मैंने आपको बताया था ये जो ई है ये कहाँ लिखा हुआ, एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ जिसका नाम है ऐड टू। मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछले 4 वीडियो से बताती हुई आ रही हूँ कि फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन कभी अपने आप काम नहीं करता, ये तभी काम करता है जब इसको कॉल किया जाता है। तो ऐड टू नाम का फंक्शन आपको कॉल करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको ऐड टू। ठीक है, तो ऐड टू जब आपने लिखा तो देखिए फंक्शन आपका कॉल हो गया। देखिए यहाँ पे 12 आंसर मिल गया। ये 12 आंसर कौन सा वाला है? ये 12 आंसर ये प्रिंट ई वाला है। ठीक है, तो जब आपने ऐड टू लिखा तब ये ऐड टू फंक्शन कॉल हुआ और उसने सी और डी की वैल्यू को ऐड किया, यानी 7 और 5 को ऐड किया, और 7 और 5 को ऐड करके 12 वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करके बता दी। ठीक है, इसको चाहो तो हम एक स्ट्रिंग लिख देते हैं। इसको हम नॉर्मल सीरीज स्ट्रिंग लिख देते हैं, एडिशन ऑफ ऐड टू फंक्शन। ओके, ठीक है, दोबारा से कंट्रोल एस की सहायता सेव करते हैं, F5 की सहायता से रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दोनों आंसर मिल गए। एक तो ये इनसाइड यूजर डिफाइन एरिया में 25 मिल गया, यानी जो ऐड वाला फंक्शन था वहां से 25 मिल रहा है, और ये सेकंड ऐड टू फंक्शन का जो एडिशन है वहां पे आपको 12 मिल रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों के डेटा को सेम लिख देते हैं स्ट्रिंग को, ताकि हमको बिना मतलब में ये अलग अलग दिख रही है, होने को तो कोई फर्क हमें पड़ना नहीं है। सॉरी, काम तो हमारा ऐसे भी हो रहा है वैसे भी हो रहा है, पर थोड़ा सा हम सेटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा हमें दिखने में थोड़ा अपना प्रोग्राम अपना सही लगेगा। कंट्रोल सी की सहायता सेव कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देती हूँ, ऐड फंक्शन, क्योंकि हमने इनर में कौन सा फंक्शन काम करेगा, इनर में कौन सी वैल्यू काम करेगी, आउटर में कौन सी करेगी, हमें ये देखने के लिए हमने प्रीवियस स्टेटमेंट लिखा था कि ना कि इनर वैल्यू 25 है। अब हमें इनर और आउटर वैल्यू समझ में आ चुकी है, हम फंक्शंस की बात करेंगे। यहाँ पे 2 फंक्शंस है, तो दोनों फंक्शन हमारे इस तरीके से कॉल हुए। कंट्रोल एस के साथ सेव कर देते हैं, F5 के साथ से रन करते हैं। देखिए हमारे फंक्शन यहाँ पे बकायदा काम कर रहे हैं, 25 और 12 यहाँ पे आंसर हमको मिल रहा है। तो यहाँ तक अभी आपने देखा कि आप मल्टीपल फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब बात ये आती है, हमने यहाँ पे एक काम किया था, जैसे कि ऊपर वाले फंक्शन में देखिए, ये ए और बी हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल तो थे, उसके साथ साथ हमने इनको क्या कर दिया, लोकल वेरिएबल भी बना दिया। यानी हमने 2 अलग ए और बी नाम के 2 वेरिएबल अलग अलग जगह बना दिए। क्या हम ऐसा कुछ फंक्शन में भी कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना दें? कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए काम करो, ये जो फंक्शन है, अभी बहुत ध्यान से इस फंक्शन को देख लो। अभी ये फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से एकदम लेफ्ट मोस्ट में ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से लेफ्ट मोस्ट में ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है। लेकिन मुझे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाना है। तो जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाना, यानी मैं चाहती हूँ कि जो ऐड टू वाला फंक्शन है ना मेरा, ये मेरा इस फंक्शन के अंदर आ जाए। यानी जब मैं इस फंक्शन पे काम करूं तो ऑटोमेटिक मेरा ये वाला फंक्शन काम कर जाए। क्योंकि अभी तक आपने क्या देखा था, आप ऐड टू को यदि नहीं लिखते हो तो ये जो ऐड टू वाला जो डेटा है ये कॉल नहीं होगा। देख लो हो रहा है क्या, कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया, देखो कॉल नहीं हो रहा है। तो मुझे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, आप यहाँ से अपने इस फंक्शन को कट कर दो। मैं यही फंक्शन बना के बता रही हूँ। उसके बाद क्या करो, आप जो स्टेटमेंट था ना आपका फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में जितना भी डाटा लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में जाओ और यहाँ से एंटर कर दो। कर्सर ध्यान दीजिए इंडेंट फॉर्म में मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए पी के जस्ट नीचे आ रहा है, यानी इंडेंट फॉर्म में आ रहा है ना।
तो आपको जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखना है तो फर्स्ट फंक्शन का इंडेंट फॉर्म में आपको कर्सर यहीं पे क्लिक करना है और इंडेंट फॉर्म में आपको सेकंड फंक्शन इस तरीके से लिखना होगा। अब ये जो डाटा है ये ध्यान दीजिए गलत हो गया, क्योंकि ये जो ई वाला डाटा है ये हमारा किसका है, ऐड टू फंक्शन का डाटा है, यानी इसका इंडेंट फॉर्म है। तो ये पूरा डाटा किस में चला जाएगा, इंडेंट फॉर्म में। ध्यान रखिए फंक्शन के अंदर की सारी चीजें इंडेंट फॉर्म में ही होती हैं। देखिए थोड़ा अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इसको भी इंडेंट फॉर्म में करना है तो दो तरीके, या तो यहाँ से कट करूं, या तो मैं यहाँ से कट करूं, जैसे मैंने E=C+D अभी कट किया और उसके बाद यहाँ से कर ले गई, एंटर किया और पेस्ट कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि मैं कटफट नहीं करना चाह रही, तो दूसरा तरीका होता है सिंपल सा कि ये जो प्रिंट लिखा है ना, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो और टैब की प्रेस कर दो। टैब की ऑटोमेटिक आपके डाटा को इंडेंट फॉर्म में पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये तरीका भी अपने आप में बहुत अच्छा है, फालतू कट नहीं करना पड़ा, मुझे पेस्ट नहीं करना पड़ा, सिर्फ टैब की प्रेस कर दी। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे लिखने का तरीका है इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐड नाम का फंक्शन है और फिर देखिए ये जो सेकंड वाला फंक्शन है ये इसके इंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी जितना भी डाटा ये इंडेंट फॉर्म में है ना, देखो उसी में इंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेफ्ट मोस्ट में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, ये हो गया फंक्शन के अंदर फंक्शन। फाइन, मान लो आपको तीसरा फंक्शन भी लिखना होता है तो फिर तीसरा फंक्शन आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, टैब ऐड 3। यदि आपको इंडेंट यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना होता है, करो कॉलन लगाओ इस तरीके से एंटर कर दो। तो अब जो डेटा वो हमारा थर्ड फंक्शन का यहाँ से शुरू हो जाएगा। और हमारा जो काम है वो दो फंक्शन में हो जाएगा। यदि आपको करना हो प्रैक्टिस तो आप करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन बना दिए। अब हम देखते हैं कि जब हम इन फंक्शंस पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ बाहर का मेन फंक्शन यानी यूजर डिफाइन, क्या जो मेन यूजर डिफाइन फंक्शन है उसको लिख दिया, क्या मेरा ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा ऐसा करने से? देख लेते होगा या नहीं। Ctrl+S के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया, नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ आउटर फंक्शन यानी जो मेन फंक्शन है वही कॉल हो रहा है। देखिए एडिशन ऑफ ऐड फंक्शन, सिर्फ ये वाली लाइन एडिशन ऑफ ऐड फंक्शन कॉल हुई, ये वाली लाइन तो हमें लिखी हुई मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? देखिए फंक्शन का रूल है, फंक्शन तभी वर्क करेगा जब उसे कॉल किया जाएगा। बिना कॉल किए वो काम नहीं करता, चाहे फिर वो फंक्शन के अंदर फंक्शन बना हो, चाहे वो मेन फंक्शन बना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का यूजर डिफाइंड फंक्शन बना हो। जब तक आप उसे कॉल नहीं करोगे आपका फंक्शन कॉल होने वाला नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे ही सी की वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद प्रिंट हो जाए एडिशन ऑफ ऐड टू फंक्शन की वैल्यू। तो ऐड टू को हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉल करना होगा। कैसे कॉल करें ऐड टू को, देख लेते हैं। इस फंक्शन के बाद ही आप इसको कॉल करोगे। अब कॉल करने के लिए कहाँ लिखोगे? फंक्शन के बाद तो हमें लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है? क्या हमें जो फंक्शन हमारा बना हुआ है इसके इंडेंट फॉर्म में लिखना है? हम यहाँ से एंटर करते हैं, क्या हमको यहाँ पर लिखना है, या फिर हमको ये जो फंक्शन कॉलिंग है इसको हम बैक स्पेस, 2 बार बैक स्पेस करके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पर ले जाते हैं, क्या हमको यहाँ पर लिखना है? देखिए मैं 3 जगह आपको बता रही हूँ, है ना। यहाँ पे एक जगह तो मैंने ये बताई आपको, ठीक है, सेकंड फंक्शन के अंदर। दूसरी जगह मैंने आपको बताई लेफ्ट मोस्ट में। तीसरी पोजीशन कौन सी बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं टैब की को प्रेस कर रही हूँ, यानी जो मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन, इसके इंडेंट फॉर्म में इसको लिख रही हूँ। तो तीनों में से कौन सी जगह काम करेगा? तो हम तीनों जगह इसको ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पे अभी हमारा लेफ्ट, ये जो इंडेंट फॉर्म है, ये किसके इंडेंट फॉर्म में? जो फर्स्ट फंक्शन है ना हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ABCPDA इसकी लाइन में लिखा हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, लाइन ध्यान से देखिए। यानी ये जो ऐड है इसको मैंने कहाँ लिखा है? इंडेंट फॉर्म में। किसके इंडेंट फॉर्म में? फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। देख लेते काम कर रहा है, यानी Ctrl+S के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया, बिल्कुल काम कर रहा है, काम भी कर रहा है। और साथ में ये देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 32।
32 हमको ये बता रहा है कि जो सी की वैल्यू है वो कौन सी एक्सेप्ट हुई है। सबसे पहली बात तो सी की वैल्यू एक्सेप्ट हुई है इसके खुद के बाहर जो फंक्शन में वैल्यू थी सी की, वो यानी जो इसका जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है मेन, क्योंकि ये तो ऐड फंक्शन के अंदर बना है ना, तो जो इसके बाहर का जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन कहलाएगा। तो इसके मेन फंक्शन में सी की वैल्यू कितनी थी 25, तो इसने यहाँ पे कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की 25। ठीक है, इसने यहाँ पर भी ग्लोबल वैल्यू को नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि लोकल वैल्यू की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ग्लोबल की कम हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई केस आता है कि भाई ग्लोबल में दूसरी वैल्यू है, मेन फंक्शन में दूसरी वैल्यू है, तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, तो उसमें उसकी लोकल वैल्यू, यानी जो भी उसकी लोकल वैल्यू होगी फंक्शन की, यानी उसका जो मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 32 आंसर हमको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं। सपोज मैं सी की वैल्यू अब यहाँ पे कर देती हूँ 2। अब बताओ क्या आंसर आएगा। क्या ये वाला सी काम करेगा, यानी 25 काम करेगा? क्या ये ग्लोबल वेरिएबल काम करेगा? क्या ये वाला वेरिएबल काम करेगा? जवाब आप समझ गए होंगे कि जो लोकल होते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। यदि इसके पास खुद अपना खुद का वैल्यू है, सी की वैल्यू अपनी खुद की है, तो ये खुद की वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है, तो यहाँ पे ऐड टू में जो आंसर है मेरा, ये क्या मिल रहा है 9। क्या आंसर मिल रहा है 9, और डी की वैल्यू तो आप सब जानते हो ना 7 है यहाँ पे, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। यानी सीधी सी बात है, देखो कोई सामान आपको आवश्यकता है किसी सामान की, अगर वो सामान आपके घर में अवेलेबल है तो आप जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल है उसका यूज करोगे ना। मान लो वो सामान आपके घर में अवेलेबल नहीं है, वो आपके पास की दुकान पे अवेलेबल है, मार्केट में तो अवेलेबल है लेकिन आपकी पास की दुकान पे भी अवेलेबल है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? जो भी आपकी कॉलोनी का मार्केट है वहां पर जाओगे, वहीं जाना प्रेफर करोगे ना, कि भाई छोटे सामान के लिए हम इतनी दूर क्यों जाए। ठीक है, इसमें फालतू लॉजिक मत लगाना कि हम तो मेन मार्केट से सामान लाते हैं कुछ भी, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, अगर सामान आपके पास है, आपके घर में अवेलेबल है, तो आप उसका यूज करोगे। तो सेम इसने सी में उसका यूज किया है। मान लो वो सामान आपके घर में अवेलेबल नहीं हो, पास की दुकान में अवेलेबल है, जैसा कि ये आउटर फंक्शन पर है, तो आप सबसे पहले पास की दुकान पे जाओगे, और पास की दुकान पे भी अवेलेबल नहीं है तो फिर ग्लोबल लेवल पे, यानी जो मेन मार्केट है, आप वहां चले जाओगे। यही फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट वो देख रहे थे कि ऐड टू फंक्शन देखने की, जो ऐड टू फंक्शन है ना, इनर फंक्शन, इसको कॉल करने का तरीका सीख रहे थे। तो मैंने आपको 3 जगह बताई थी इसके लिखने की। तो तीसरी जगह जो मैंने बताई थी कि मैं मेन फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में इसको लिख रही हूँ, तब ये कॉल हो गया। लेकिन मैंने 2 जगह और बताई थी कि अगर मैं इसको इसी के इंडेंट फॉर्म में लिख देती हूँ, यानी देखिए बिल्कुल पी है ना, इसके सीध में लिखा, आप ये इसका ध्यान रखिएगा, है ना, आप ये लाइन का ध्यान रखिएगा। आपको सबसे अच्छा तरीका बता दूं, यदि आपको फिक्स सही लाइन पर आना है तो आप अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस कीजिएगा। टैब की प्रेस करके आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाओगे। जैसे कि ये बिल्कुल कॉर्नर पे है ना, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, मुझे इसको इसके इंडेंट फॉर्म में पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे ऐड पर आई, ठीक है, यहाँ कर्सर आई, यहाँ पे टैब दबा दिया। तो फर्स्ट टाइम टैब दबाया तो किसकी सीध में आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन की सीध में आ गया, यानी फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में आ गया। और फिर सेकंड टाइम मैंने टैब दबाया तो सेकंड फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में आ गया। तो क्या सेकंड फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में यदि मैं इसको लिखती हूँ तो क्या काम करेगा? बिल्कुल ध्यान से ये इंडेंट फॉर्म समझ लेना, देख लेना कि ये यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जस्ट आपने यहाँ देखा था, फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में देखा था, तब तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर सेकंड फंक्शन के ही इंडेंट फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, टैब की प्रेस की है, सेकंड फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में ये आ गया, क्या ये अब काम करेगा? देख लेते हैं। कंट्रोल एस की सहायता सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है, नहीं काम कर रहा। यानी आप सेकंड फंक्शन को, जब सेकंड फंक्शन को कॉल करना है तो आप इसको सेकंड फंक्शन के ही इंडेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको आप फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में ही लिखेंगे। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 2 पैकेट है आपके पास और एक पैकेट के अंदर दूसरा पैकेट है, जैसा कि आपको दिख रहा है चित्र में, एक पैकेट के अंदर दूसरा पैकेट है। अगर आपको दूसरा पैकेट ओपन करना है तो आपको फर्स्ट पैकेट ओपन करना होगा और फर्स्ट पैकेट से आप दूसरे पैकेट में जा सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर सेकंड
जो फंक्शन है जिस पे हम काम कर रहे हैं इसको आपको कॉल करना है ना, सेकंड जो इनर फंक्शन है इसको कॉल करना है, तो आप इसको इनर साइड से कॉल नहीं कर सकते। आपको उसके लिए से कि बड़े बाहर के पैकेट को अंदर के पहले खोलना पड़ेगा अंदर का पैकेट निकालने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे आपको इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए जो इनर फंक्शन की कॉलिंग है उसको आपको आउटर फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में लिखना होगा। यानी ये जो आउटर फंक्शन है ऐड, इसका इंडेंट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ए बी सी डी, सॉरी जो ए बी सी पी ये जो है इसके सीध में मैंने ऐड फंक्शन लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो आप इनर फंक्शन को उसके इंडेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। एक चीज हो गई। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बता दी थी कि फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में लिखेंगे। तीसरी चीज, क्या मैं इसको लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे लिखती हूँ? सपोज मैंने ऐड टू यहाँ लिख दिया, या यहाँ से एक ही बात पड़ेगी, यहाँ लिख दो, चाहे मान लो इस फंक्शन के बाहर लिख दो। यानी मैंने सिर्फ ऐड टू फंक्शन को ही कॉल कर दिया। यहाँ से तो मैंने कॉल किया ऐड फंक्शन को, तो ऐड फंक्शन ने अपना काम किया। फिर मैंने कॉल कर दिया ऐड टू फंक्शन को, तो क्या ऐड टू फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो जाएगा? क्या इनर फंक्शन, सेकंड फंक्शन जो इनर फंक्शन है वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा? देख लेते हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ सेलेक्ट किया, नहीं हो रहा, बल्कि उसने एरर और दे दी कि ऐड टू इज नॉट डिफाइंड। ऐड टू इज नॉट डिफाइंड यानी ऐड टू फंक्शन उसके पास नहीं है, वो नहीं जानता ऐड टू फंक्शन। सीधी सी बात होगी, पैकेट के अंदर एक दूसरा पैकेट रखा हुआ है, तो जो अंदर पैकेट के अंदर रखा हुआ है वो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पाइथन कंपाइलर को फंक्शन के अंदर फंक्शन रखा है, तो जब तक वो इस फंक्शन के अंदर नहीं आएगा तब तक उसको समझ ही नहीं आएगा कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन है। ठीक है, जैसे पैकेट के अंदर पैकेट रखा है, तो अंदर के पैकेट में क्या रखा हुआ है हमको नहीं समझ में आएगा ना, जब तक हम उसका फर्स्ट पेपर का रैप नहीं खोलेंगे, फिर उसका सेकंड पैकेट का रैप नहीं खोलेंगे, सेकंड पैकेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर सेकंड पैकेट पे पहुंच के हमें सेकंड पैकेट का रैप खोलना पड़ेगा, तब हमको सेकंड पैकेट के अंदर रखा हुआ सामान या गिफ्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार ये जो है ये एक तरीके से पूरी रैपिंग है। ठीक है, इसको क्या मानते हैं हम? रैपिंग मानते हैं। तो अगर आपको इनर फंक्शन को कॉल करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको कहाँ पे कॉल कर सकते हैं? फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में। ठीक है, यानी सेकंड पैकेट, एक पैकेट के अंदर रखा हुआ दूसरा पैकेट आप तभी खोल सकते हैं जब आप फर्स्ट पैकेट को खोलेंगे, तो आप इसके इंडेंट फॉर्म में लिखिए। किसके इंडेंट फॉर्म में? फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में। तो यहाँ से अगर मैंने क्लिक करा है तो ये सेकंड फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में आया है, बैक स्पेस दबाइए तो फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में ये आ गया है। तो यहाँ पे आप अपना फंक्शन लिखिए, कंट्रोल एस के साथ सेव कीजिए, F5 के साथ से रन कीजिए, तो दोनों फंक्शन मेरे यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। तो आई होप फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना आपको आया होगा, और जो इनर फंक्शन है उसको कैसे कॉल किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। फाइन। अब इसके आगे थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन आपका असाइनमेंट है, आप उसको बनाकर देखना, तभी आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होंगे। अब यहाँ पे आपने ये जो पूरे फंक्शन में देखा है वो मेन 4 चीजें यहाँ पर देख ली है। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताती हूँ। LEGB, ये LEGB एक रूल होता है। LEGB रूल में का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, L का मतलब होता है लोकल। लोकल से समझ गए? लोकल मतलब ये जो जैसे आप डेफिनेशन ऐड, यानी ये जो डेफ है, यहाँ जो आप ऐड फंक्शन में जब जंप कराए आपने, तो यहाँ पे जो A B C जो भी बने हैं ये सब क्या है? लोकल वेरिएबल है। ऐड फंक्शन के लोकल वेरिएबल है, इनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही सीमित है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे आपने दूसरे भी वेरिएबल बना दिए हैं तो एक ही वैल्यू 15 सिर्फ और सिर्फ इस पूरे फंक्शन के दौरान ही, यहीं तक कि जो भी इस फंक्शन का पूरा फंक्शन है यहीं पर सीमित है, इसके आगे इसका स्कोप नहीं है। यानी फंक्शन में इसका स्कोप सीमित है, यानी ये कहलाती है लोकल वेरिएबल, जिनका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इतने लेवल पर ही सीमित है। जैसे यहाँ पे एक ही वैल्यू 15 है, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा, यहाँ पे ए लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 15 आंसर मिल जाएगा। देख लेंगे मिल रहा है या नहीं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बता रहे? कहाँ मैंने गलती कर दी? अच्छा, ये मैंने ये गलत लिख दिया ना। ये तो मतलब मैं आपको बता रही थी, आप जानते हो
प्रोग्रामिंग में हम हर कुछ नहीं लिख सकते। तो मैं एलजीबी रूल तो आपको लिख के बताया था जस्ट कि एलजीबी रूल्स होते हैं, तो इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, तो इसको तो मैं हटा देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव करती हूँ, F5 के साथ रन करती हूँ। देखिए ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे 15। फाइन, इसका स्कोप यहीं तक है। लेकिन अगर मैं सेम इस चीज को कंट्रोल सी के साथ सेव किया है और इसको बाहर की तरफ फंक्शन के जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके बाहर ए की वैल्यू प्रिंट करा दूं, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? क्या 15 प्रिंट होगी या 10 प्रिंट होगी? अब आप समझ गए होगे 10 प्रिंट होगी, क्योंकि 10 जो है वो ग्लोबल है, सब दूर यूज हो रही है, लेकिन 15 लोकल है जो सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में ही यूज हो रही है। देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ ऐसे रन किया। देखिए ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है 15। ये वाली वैल्यू 15, ये वाला डाटा है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। लोकल मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर बनी हुई वैल्यू जिसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन के फंक्शन में ही है, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन का जितना एरिया है, जितना स्कोप है, वहीं तक सीमित होता है, वो कहलाती है आपकी लोकल वैल्यूज या लोकल वेरिएबल। ओके, ना एलजीबी रूल पढ़ रहे थे, फिर से लिख देती हूँ, मुझे हटाना पड़ा क्योंकि कोडिंग नहीं है ना, ये तो सिर्फ मैं लिखकर आपको बता रही हूँ ताकि आप देख लो इसको अच्छे से। लोकल समझ में आया। देन होता है ई का मतलब होता है एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड यानी एक पेपर में, जैसे एनक्लोज्ड का मतलब होता है ना, जैसे कई सारा सामान इसको एक साथ इकट्ठा करके एनक्लोज्ड कर दिया, जैसे कि ट्रैवलिंग बैग जिसके अंदर आप अपने कपड़े रख सकते हो, अपनी बुक्स रख सकते हो और खाने पीने का सामान रख सकते हो, तो पूरा सामान आपने का एक बैग में रखा हो गया। तो ऐसी कोई चीज है जो कि एक जगह इकट्ठी हो जाए या एक पैकेट में समा जाए, या फिर इसको एक एग्जांपल समझ लो कि आप किसी दोस्त को गिफ्ट दे रहे हो, 5-6 आइटम गिफ्ट में दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक पूरे पैकेट के अंदर रैप कर दोगे सबको। तो जो रैपिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, एनक्लोज्ड। ठीक है, तो ये जो डेट फंक्शन है जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी एक सेम चीज होगी एक पैकेट के अंदर दूसरा पैकेट, जो कि हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं साधारण भाषा में। तो ये जो चीज है जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, ये हो जाता है आपका एनक्लोज्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, एनक्लोज्ड। ये पूरा डेटा जो आपस में आपको दिख रहा है हाईलाइटेड मैंने किया हुआ, ये एनक्लोज्ड है। ठीक है, देन थर्ड आता है आपका जी फॉर ग्लोबल। अब आप सभी जानते हो ये जो वेरिएबल्स है वो क्या है, ग्लोबल। ऐसे वेरिएबल जो सब दूर यूज हो सकते हैं वो क्या हुआ, ग्लोबल। फोर्थ वन आता है आपका बिल्ड। बिल्ड से मतलब होता है इन, यहाँ पे लिख के बताती हूँ, इन बिल्ट नेम। इनबिल्ट नेम यानी पाइथन में कुछ ऐसे विशेष नेम होते हैं जो कि इस पाइथन के में लिखे हुए हैं और उन नामों का एक विशेष मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए DEF यानी डिफाइन है और इसका एक विशेष मतलब है। जब भी हम इसको यूज करते हैं तो किसी ना किसी, जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को हमको बनाना होता है ना, डिफाइन करना होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तब हम DEF वर्ड का यूज करते हैं। तो ये जो DEF हमने लिखा है ये क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है पाइथन पे कि ये क्या ऐसे ऑरेंज कलर के हो जाते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो जो भी चीजें पाइथन में पहले से बनी हुई है जिनको हम यूज करते हैं जस्ट, है ना, जिनके नाम को हम जस्ट सिर्फ डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, जो पाइथन में पहले से बनी हुई है, वो कहलाती है बिल्ट इन नेम। इस तरीके के कई सारे ऐसे बिल्ट इन नेम होते हैं जो कि हमारे पाइथन कंपाइलर में जिनका मतलब पहले से तय है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं बिल्ट इन। तो आपने ये जो फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाना सीखा है, इन सब चीजों के लिए जो नियम लागू होता है वो कौन सा नियम लागू होता है, LEGV का रूल लागू होता है। तो क्यों लागू हो रहा है, क्योंकि ये रूल इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे हर चीज में रूल ही देखे। क्या क्या रूल देखे, एक तो देखा कि लोकल वेरिएबल है उसकी प्रायोरिटी ग्लोबल से अधिक है, ये भी क्या एक तरीके का नियम ही तो है इसका पाइथन का। ठीक है, और फिर आपने देखा कि हम किस तरीके से डाटा को एनक्लोज्ड कर सकते हैं, दो फंक्शंस को आपस में रैप किया है, किस तरीके से इंडेंट फॉर्म में लिखा है, किस तरीके से सेकंड फंक्शन को हम कॉल कर पा रहे हैं, कि किस तरीके से हम DF यानी ये इनबिल्ट नेम का यूज कर रहे हैं। तो ये जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे हैं इसमें LEGV रूल वर्क करते हैं। तो LEGV रूल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, LEGV जस्ट ये चीजें हैं जो कि हमने अभी पढ़ी है।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का प्रोग्राम समझ में आया होगा। आज के इन सारे प्रोग्रामों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने ऐड को आपको 2-3 जगह लिखकर बताया था, ऐड टू फंक्शन 2-3 जगह लिखकर बताया था, इसको आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिखकर देखिएगा और काम कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि इतनी स्पेस देना है, कहाँ जाना है, तो मैंने सीधी सी चीज़ आपको बताई थी कि अगर मान लो आप लेफ्ट मोस्ट पर हो और मान लो सिर्फ पहला फंक्शन लिखा हुआ है, मान लो सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन होता और इसके इंडेंट फॉर्म में आपको डेटा लिखना है, तो आप टैब प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर आपको लेफ्ट मोस्ट पर है और अगर आपको पहले फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में डेटा लिखना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम टैब प्रेस कीजिए। यदि आपको सेकंड फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में लिखना है तो 2 बार टैब प्रेस कीजिए, लेकिन हमको यहाँ पे फर्स्ट इंडेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन के इंडेंट फॉर्म में डाटा लिखना है, तो डाटा जो इंडेंट फॉर्म है उसके लिए आपको टैब की प्रेस करनी है, तो आप ऑटोमेटिक इंडेंट फॉर्म में पहुंच जाते फंक्शन के, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।